बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 की। और आज की वीडियो में हमारे पास है जी इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। पार्ट 1 में डेफिनेशंस ज़्यादा हैं, तो उसमें से चंद एक जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो निकाली गई हैं। एक एक चैप्टर में 50-60 डेफिनेशंस हैं, तो उसमें से जो ज़्यादा दफ़ा पेपर में आई हैं वो आपके लिए निकाली गई हैं या आ सकती हैं। तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। पहली डेफिनेशन है हमारे पास अकाउंटिंग की। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। ये आइए जिसको शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। कह रहा जी अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है, एक फन है, आर्ट कह रहा है। आर्ट है ये एक जो रिकॉर्ड करता है, फिर इसकी क्लासेस बना देता है, फिर इसको समराइज करता है, फिर उसके बाद एक खास अंदाज से इसको यानी कि समरी बनाता है। समरी बनाने के बाद क्या करता है जी, ये इसका बाद में रिजल्ट बताता है कि इसके फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और किस चीज़ का करता है जी, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का, पैसों का। ठीक है। उसके बाद आ रही है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ प्रॉपर मैनर। बुक कीपिंग जो है वो है जी रिकॉर्डिंग, रुपये पैसे की जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसको मुख्तलिफ किताबों के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए, बुक कीपिंग है। बिजनेस, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। इनके कोई भी कानूनी सरगर्मी जिसको मुनाफा कमाने की वजह से किया जाए वो बिजनेस कहलाता है। अकाउंटेंसी, accountancy is the main subject, the word accountancy is far extensive। कह रहा जी ये जो accountancy वर्ड है ये बहुत वसी है। इट कवर द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसके अंदर थ्योरी आती है और प्रैक्टिकल जो है न्यूमेरिकल वगैरह वो भी आ जाते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। इसकी जैसे बुक कीपिंग आ जाती है, अकाउंटिंग आ जाती है, कास्ट अकाउंटिंग, उसके बाद कास्टिंग आ गई, इसके अंदर ऑडिटिंग आ गई, टैक्सेशन, यानी कि तकरीबन हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है अकाउंटेंसी के अंदर। उसके बाद गुड्स और मर्चेंडाइज, इट रेफर टू दी समथिंग विच हैज बीन परचेज बाय अ ट्रेडर फॉर रीसेल पर्पज। इनके ऐसी चीज़ें जो आप दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं ना, उसको हम मर्चेंडाइज या गुड्स कहते हैं। परचेजेज, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज द वर्ड परचेजेज हैज स्पेशल मीनिंग। जो लफ्ज़ परचेजेज है उसका एक ख़ास मतलब है। व्हेन सेलेबल गुड्स आर बॉट इन अ बिजनेस, जब बेचने के लिए चीज़ें दोबारा लाई जाएँ कारोबार में, खरीदी जाए या लाई जाए, इट इज़ सेड दैट परचेज हैव बीन, तो कहा जाता है कि चीज़ें जो है ये परचेज हो गई हैं। कैश परचेज, इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर ऑन कैश बेसिस इट इज कॉल्ड कैश परचेज। अगर चीज़ें नगद खरीदी जाए तो हम कहते हैं जी ये कैश परचेज है। आगे क्रेडिट परचेज है, इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस इट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। अगर चीज़ों का हम उधार पे खरीदेंगे तो ये उधार परचेज हो जाएंगी। ये सेल वाली भी सारी इसी तरह ही है। देखें, इफ गुड्स आर, ये सेल्स की है। इफ गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ स्पेसिफिक प्राइस इट इज सेड दैट सेल्स हैव बीन मेड। अगर हम चीज़ों को बेचें एक खास कीमत पर, हम कहते हैं जी सेल्स हो गई हमारी। आगे जी कैश सेल्स है, इफ गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर ऑन कैश बेसिस इट इज कॉल्ड कैश सेल। अगर कस्टमर को चीज़ें बेची जाएँ कैश पे तो हम कहते हैं जी ये कैश सेल है। आगे क्रेडिट सेल्स, इफ गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस इट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। अगर उधार पे चीज़ें बेची जाएंगी तो हम कहते हैं जी ये क्रेडिट सेल्स हो गई। नेक्स्ट आ रही जी आप हमारे पास है जी रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न का नहीं पता था, तो यहाँ पर आउट से याद रख लें, आउट हो गई हैं चीज़ें, वापस चली गई हैं, तो वापस चीज़ें वही जाती हैं जो आपने खरीदी होती हैं, तो इसलिए ये रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है और ये परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर बाय द कस्टमर, जब चीज़ें बेचने वाले को वापस कर देता है कौन, ग्राहक, ड्यू टू सम रीज़न इट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। कुछ वजूहात की वजह बिना पर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, साइज़ में फ़र्क हो सकता है, क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है, कलर में फ़र्क हो सकता है, चीज़ें डिफेक्ट हो सकता है चीज़ों में कोई, तो उस वजह से चीज़ें वापस जाती हैं। रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न, ये रिटर्न इनवर्ड का मतलब ये है कि आपने चीज़ें बेची हैं, आपको वापस मिली हैं, इन हुई हैं चीज़ें, तो ये सेल रिटर्न हुई है। सेल रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड।
When goods are returned by customer due to some reasons, it is called sales return or return inward। ये भी सेम वही है, बात थोड़ा सा बढ़ेगा आगे जी। डेटर एंड अकाउंट रिसीव, बढ़िया हम डेफिनेशन है ये आपकी डेटर्स की, इसको डेप्टर नहीं पढ़ना, डेटर्स पढ़ना, ठीक है जी। डेटर्स आर द पर्सन्स और कस्टमर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस एंड फ्रॉम होम द बिजनेस इज टू रिसीव मनी इन नियर फ्यूचर। कहता जी डेटर्स वो बंदे होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा होता है या फिर जिनसे हमने नियर फ्यूचर में आने वाले वक्त में पैसे लेने होते हैं, उनको डेटर्स कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल। उस पर क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल, ये जी इसका उलट है। क्रेडिटर आर दी पर्सन और सप्लायर फ्रॉम ओन गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट। ये वो लोग हैं या सप्लायर्स हैं जिनसे उधार चीज़ें खरीदी गई होती हैं। एंड दी टू होम दी बिजनेस इज टू पे मनी इन नियर फ्यूचर, या बिजनेस से उनको आने वाले वक्त में पैसे देने होते हैं, इसको क्रेडिटर्स कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज अकाउंट पेएबल, इनको अकाउंट पेएबल भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए जी आप ट्रेड डिस्काउंट पे। डिस्काउंट अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स टू रिटेलर एज अ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इनके ऐसी डिस्काउंट जो के देता है मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को, छोटे दुकानदार को, जब वो चीज़ें खरीदता है उसकी असल प्राइस में से माइनस करके या कैटलॉग प्राइस पर होती है उसके ऊपर जो माइनस करके देता है वो ट्रेड डिस्काउंट होती है। उसके बाद कैश डिस्काउंट क्या है? इट इज अ डिडक्शन और अलाउंस गिवन बाय अ क्रेडिटर टू डेटर। ये क्रेडिटर देता है डेटर को इफ द अमाउंट इज पेड बाय द डेटर बिफोर द ड्यू डेट। अगर फर्ज करें किसी ने 5 महीने बाद पैसे देने थे, वो आपको 3 महीने बाद पैसे दे गया, तो उसमें से आप थोड़े से पैसे उसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या होगा जी? कैश डिस्काउंट होगी। नेक्स्ट आ रही है 18 वाली डेफिनेशन पे, वो है जी एसेट्स। एसेट्स आर दी थिंग्स हैविंग सर्टेन वैल्यू पोसेस्ड बाय अ बिजनेस और रिसीवेबल बाय अ बिजनेस ऑन अ पार्टिकुलर डेट। कहते जी एसेट जो है ये वो चीज़ें हैं जिनकी एक ख़ास वैल्यू होती है और कारोबार की मलकियत होती है या कारोबार ने रिसीव करनी है एक ख़ास डेट पर। फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का नाम डेटर भी है, उसके बाद बैंक बैलेंस। ये वो चीज़ें हैं जो कारोबार की अपनी मलकियत में और ज़्यादा देर तक यूज़ होती हैं, इनको एसेट्स कहा जाता है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर दी डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। बस ये इतना ही है। कारोबार की जो जिम्मेदारियां हैं या कर्जे हैं उनको लाइबिलिटीज कहा जाता है। आगे कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये बुक पे कुछ डेफिनेशन उन्होंने घुमा फिरा के थोड़ी मुश्किल लिखी हुई थी, ये मैंने आपके लिए उससे लिख के थोड़ी आसान कर दी है, इसलिए बीच में आपको काफ़ी आसान लग रही होंगी डेफिनेशन। ये जी वो पैसे हैं कैपिटल के जो मालिक जो है ना कारोबार शुरू करने पे लगाता है या फिर उसका पहले से कारोबार चल रहा है तो उसमें पैसे लगाता है, तो वो क्या कहते हैं जी? कैपिटल कहते हैं उस पैसे को। ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स टेकन बाय द ऑनर्स या ऑनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। इनके कारोबार में से मालिक अब जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें ले जाते हैं उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। उसके बाद एक्सपेंस पे आ जाइए। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, इसकी डेफिनेशन वो है एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस से मुराद ऐसी चीज़ों की कीमत है या ऐसे पैसे हैं जो चीज़ों को बना या पैसा कमाने के लिए लगाए जाते हैं, उसको एक्सपेंसेस कहा जाता है। जैसे सैलरी दी है, इंश्योरेंस दी है, रेंट दी है, तो इसके बदले आपको भी कुछ मिल रहा है ना, इसलिए। उसके बाद रेवेन्यूज, इट इज़ अ प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर। ये वो चीज़ें हैं, ये वो कीमत है जिसके बदले आप अपने कस्टमर को चीज़ें बेचते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। जैसे सेल्स हो गया, रेंट हो गया, रेंट सी वगैरह हो गया। आगे स्टॉक या इन्वेंट्री, अनसोल्ड गुड इन अ बिजनेस रेडी फॉर सेल इज नोन एज स्टॉक इन्वेंट्री। कह रहा जी ऐसी चीज़ें जो कारोबार में तैयार हैं, पड़ी हैं बेचने के लिए, वो जो है स्टॉक कहलाता है। आगे कमीशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइड रेंडर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। कहता जी ये एक हिदमत ही है जिसके बदले मुआवजा मिलता है। किसी हिदमत के बदले में जो मुआवजा मिलता है जो एक बंदा दूसरे बंदे को देता है,
जैसे एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो टीचर को पढ़ाने के पैसे दिए जाते हैं, वो सर्विसेज है, ठीक है, वो कमीशन तो नहीं होगी, फीस होगी, लेकिन ये एक पार्ट टाइम होता है काम करने। जैसे एक मैं एक बंदे को कहता हूँ ये मेरी 10 चीज़ें ये आप जाके बेचो, इसके बदले में आपको हर चीज़ के पीछे 10% कमीशन दे दूंगा। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, इस तरह ज़्यादातर कंपनीज कमीशन बेसिस पे काम करती हैं। आगे जी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर्स। ये जी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है जो मालिक और कारोबार जो है ना अलग अलग पर्सन है, ये अलग, ये एक नहीं है। ट्रांजैक्शन, a business event which can be measured in terms of money and which must be recorded in books of account is called transaction। कहता जी ऐसा कारोबार का कोई भी वाकया जिसको आप पैसे के हिसाब से नाप सकते हैं और बाद में आप उसको बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाता है। अगर जी कैश ट्रांजैक्शन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज मेट इन कैश इमीडिएटली, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो आप कैश में मिल जाती है आपको उसी वक्त, तो इट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। मतलब कि जो पैसे का जो लेन देन होता है उसी वक्त फौरी तौर पे पैसे आपको मिल जाते हैं, वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। जैसे फर्नीचर बॉट फॉर कैश, इस तरह। तो उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ योर ट्रांजैक्शन इज नॉट मेट इन कैश इमीडिएटली, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो फौरी तौर पे आपको ना मिले, यानी कि नियर फ्यूचर मिल जाए, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर फर्नीचर परचेज ऑन अकाउंट आर ऑन क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदा या उधार ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार ही होता है। उसके बाद पेपर ट्रांजैक्शन क्या है, व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन इट इज रिगार्डेड एज पेपर ट्रांजैक्शन। कहता जी जब किसी भी पैसे का मिलने का कोई भी चांस ना हो तो वो पेपर ट्रांजैक्शन रह जाती है, इनके कागजात के ऊपर ही रह जाती है। आई हैव लॉस्ट 500 रुपीज़, अब 500 रुपया गुम हो गया, लेकिन वो लिख तो लिया लेकिन वो मिलना नहीं कहीं से। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटी एसेट विद द क्लेम्स अगेंस्ट देम इज रेफर टू एज अकाउंटिंग इक्वेशन। कहते थे किसी भी कारोबार के जो एसेट है उसका क्लेम करना है किसके, लाइबिलिटीज के और ऑनर्स के जो पैसे हैं उनके एवज, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाता है। ये बड़ी अहम है, ये आपने सारी याद कर लेनी है इसको अच्छे से। इक्विटी क्या है, इक्विटी इज द क्लेम अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस, ये भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। इक्विटी भी आप कह सकते हैं, इक्विटी देखो लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल होता है ये। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम, द सिस्टम अंडर विच बोथ चेंजिंग इन अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, वन चेंज इज डेबिटेड व्हाइल द अदर चेंज इज क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट। कहता जी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, एक को डेबिट कर देते हैं दूसरे को क्रेडिट कर देते हैं। अकाउंट, अकाउंट इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, कहता है एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू और एक्सपेंस और कैपिटल इन अ समराइज मैनर। कहता है अकाउंट जो है ना वो किसी भी जो है इंडिविजुअल का एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है और समराइज फॉर्म में वो होता है, तो वो उसको अकाउंट कहा जाता है। जिस जैसे उसने एग्जांपल्स आपको दे दी हैं थोड़ी सी, ये तो बेशुमार अकाउंट होते हैं ना। उसके बाद आप आ जाइए जी नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट विच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस लॉसेज एंड गेन्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। जो प्रॉफिट वगैरह से और लॉस वगैरह के रिलेटेड होगा वो क्या होगा जी, नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे कैरिज इन एक्सपेंस होगा, लॉस बाय थेफ्ट, ये चोरी होगी तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट, तो रियल स्टेट आपने सुना होगा जिसका तल्लुक रियल प्रॉपर्टी वगैरह के साथ होगा। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज और थिंग्स owned by business are known as real और property account, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच आर रिलेटेड विद पर्सनस और इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। कहता है ऐसे अकाउंट जिसका तल्लक सिर्फ लोगों के साथ हो या अदारों के साथ हो वो क्या होता है जी, पर्सनल अकाउंट हो सकता है। ये एक आदमी भी हो सकता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। जैसे एक आदमी हो गया अली, या फिर एक कंपनी है जैसे सागा कंपनी है, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका नाम भी यूज़ होगा, तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। जैसे हबीब बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर वगैरह, तो ये सारे जो हैं ये आपके पर्सनल अकाउंट है। किसी का नाम हो तो यहाँ पे किसी इदारे का नाम हो, इम्पर्सनल इसका उलट कर दें। अकाउंट विच आर नॉट रिलेटेड विद पर्सन और फर्म्स आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट, जैसे सैलरीज, बिल्डिंग, फर्नीचर। ये फर्नीचर वगैरह जो रियल भी हैं लेकिन ज़ाहिर ये पर्सन के रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इम्पर्सनल भी कह सकते हैं हम। आगे जी जर्नल क्या है, द बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली टुगेदर विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड जर्नल।
कहता जी ऐसी बुक जिसके अंदर सबसे पहले डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली कहते हैं डेट वाइज कोई भी लेन देन कारोबारी रिकॉर्ड किया जाता है जिसके नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, इसको जर्नल कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री और प्राइमरी एंट्री और अ प्रीलिमिनरी एंट्री और अ फर्स्ट एंट्री। इन सब में से आप इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बस इसको याद आप रखना है कि वो आपको ओरिजिनल एंट्री की बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री पूछ सकता है डेफिनेशन, प्राइम एंट्री पूछ सकता है, तो फिर आपने जनरल ही इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद जर्नलाइजिंग आ जाए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, जर्नल और जर्नल एंट्री। जर्नल के अंडर आपने कोई भी डाटा रिकॉर्ड करना है तो वो जर्नलाइजिंग हो जाएगा। उसके बाद हाली एंट्री के तरतीब देख लें, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। कहता जी हर जो एंट्री हमने की होती है उसको उसके मुतलका अकाउंट में अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करना जो होता है वो एंट्री होता है। सिंपल एंट्री क्या है जी, एन एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। यानी कि कोई जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो जाए अकाउंट क्रेडिट हो जाए इसको सिंपल एंट्री कहा जाता है। कंपाउंड एंट्री क्या है, 43 डेफिनेशन है, एन एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो जाए या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो जाए जिसको हम कहते हैं ये कंपाउंड एंट्री है। नरेशन, अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन विच इज रिटन अंडर ईच एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। कोई भी एक एंट्री हो उसके नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होती है जिसको हम नरेशन कहते हैं। लेजर फोलियो या लेजर रेफरेंस ये क्या होता है, द पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द टू कंसर्न अकाउंट हैव बीन पोस्टेड और मेंशन इन दिस कॉलम। ये जो लेजर होता है ना ये जर्नल में लिखा जाता है लेजर फोलियो, तो वो जो जर्नल का पेज जिस पेज नंबर पे हमने जर्नल की एंट्री की जाती है ना वो पेज नंबर लेजर में लिखा जाता है ताकि बाद में जो है ना इसमें इसको कहीं से ढूंढ सके। यानी कि हमने कोई भी एंट्री करनी है ना जर्नल में उसको लेजर में लेके जाना है, तो लेजर की जो बुक होती है ना जिस पेज पे जर्नल एंट्री का एंट्री की जाती है ना जाके लेजर में पोस्टिंग की जाती है उसका लेजर का पेज नंबर इस जर्नल में आपने मेंशन कर देना है ताकि बाद में आपने ढूंढनी हो तो उस पेज से आपकी एंट्री जाकर ढूंढ ले। उसके बाद आ रही लेजर अकाउंट क्या होता है, द बुक इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस concerns are finally recorded in the concern account in a summarized and classified form is called ledger। कहता जी एक ये ऐसी बुक है जिसके अंदर तमाम बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है हर कार उसके अपने मुतलका अकाउंट में सादी शक्ल में रिकॉर्ड कर दी जाती है, उसको लेजर कहा जाता है। पोस्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है ना फ्रॉम द जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर में इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये अब ये जो है हमसे मिस हो गई है इसका जो है ना नंबर नहीं लगा, चलें एक बढ़ गया आपकी बात में। बैलेंसिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग टू साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज बैलेंसिंग। दोनों साइडों को बराबर करने का जो अमल है वो क्या कहलाता है जी बैलेंसिंग। ट्रायल बैलेंस क्या है, an informal accounting schedule or statement that lists the ledger account balances at a point in time and compare the total of debit balance with the total of credit balance is called ट्रायल बैलेंस। कहता जी ये लेजर अकाउंट की एक लिस्ट होती है, लेजर से ये बनता है और बाद में फिर इसको डेबिट और क्रेडिट का जो है मुआवजा किया जाता है, इसको इक्वल किया जाता है। वैसे इसमें इक्वल ही होते हैं दोनों साइडें। जर्नल फोलियो क्या है या जर्नल रेफरेंस क्या है, द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम वेयर द ट्रांजैक्शन हैज बीन पोस्टेड इज मेंशन इन दिस कॉलम। कहता जी ये जो जर्नल फोलियो ना ये हम बेसिकली लेजर वाला लेजर के अंदर ये कॉलम बनता है और लेजर की जो एंट्री हमने उठाई होती है ना उसके से जर्नल के पेज नंबर से उस जर्नल का पेज नंबर लेजर में लिखा जाता है और लेजर का जो पेज नंबर है वो जर्नल वाली बुक में लिखा जाता है, दोनों के अपोजिट यानी कि लिखे जाते हैं। और जब भी हमने कोई एंट्री ढूंढनी होती है तो हम उसकी एंट्री देख लेते हैं किस नंबर पे हमने की हुई है। आगे विद द हेल्प ऑफ दिस विल हेल्प इन लोकेटिंग एंट्री इन दी जर्नल इजीली, इट इज यूज इन लेजर अकाउंट। ये आप बस यहाँ से भी कर सकते हैं, इतना भी कर लें तो फिर भी ऊपर वाला चल जाएगा, नीचे वाला कर लें तो और बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जी फॉलोइंग आ जाए, फॉलोइंग क्या है, the process in which the page number of the ledger is recorded in ledger folio column of journal and page number of the journal is recorded in the journal folio column of a ledger is known as following। कहता जी ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर लेजर
पेज नंबर ऑफ लेजर का पेज नंबर जो है जनरल फोलियो में रिकॉर्ड किया रहता है, और जर्नल का जो पेज नंबर है वो लेजर फोलियो में रिकॉर्ड किया रहता है। इसको हम क्या कहते हैं जी, यानी कि लेजर का जो है पेज नंबर वो ज़ाहिर है वो जर्नल में किया जाता है, और जर्नल का जो है वो लेजर में किया जाता है। तो ये सारा जो अमल होता है ना पेज नंबर रिकॉर्ड करने का, वो फॉर्मिंग कहलाता है। आगे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एन अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट इन विच राइटिंग एड्रेस बाय वन पर्सन टू अनदर। कहता है जी एक गैर मशरूक आदर होता है जो एक बंदा दूसरे बंदे के नाम जारी करता है, साइन बाय द पर्सन गिविंग इट। जो बंदा ड्रा कर रहा होता है, जो दे रहा होता है, वो साइन करता है, रिक्वायरिंग द पर्सन टू होम इट इज एड्रेस टू पे एंड डिमांड on demand or at a fixed or determined future time a sum certain in money or to the order of the specific person or to the bearer। कहता जी ये पैसे देने हैं इसकी डिमांड पे इस बंदे को देने हैं जिसके पास ये बिल होगा, या फिर उस बंदे को देने हैं जो इसको भेजेगा, जो ड्रा कर रहा है, या किसी भी ऐसे बंदे को जो ये लेके आएगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन थोड़ी बच्चों को मुश्किल है, लेकिन आपने इसको सही तरह रटा मार लेना, ये अक्सर आ जाती है। अगर ड्रार का होता है, अ पर्सन हु ड्रा द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज ड्रार। ड्राई क्या होता है, पर्सन टू होम अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रा किया जाता है उसको ड्राई कहा जाता है। पेई क्या है, पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल इज नोन एज पेई। और ऐसा बंदा जिसको पेमेंट मिलती है ना बिल की, जिनके एक बंदा है जिसके पास बिल पड़ा हुआ है, उसने अपने किसी मुलाजम को भेजा बिल दे के, जाके उधर से पैसे ले आए, जब उसको पेमेंट मिल जानी है ना तो वो पेई बन जाएगा। ठीक है, बेशक वो मुलाजम है लेकिन वो पेई बन जाता है। अकोमोडेशन बिल क्या है जी, अकोमोडेशन बिल आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ये ना ही इसमें चीज़ों को भेजा जाता है ना ही चीज़ों को खरीदा जाता है। ये अकोमोडेशन बिल जो होते हैं ये एक दूसरे की मदद के लिए ड्रा किए जाते हैं। यानी कि ए और बी दो पर्सन है, ए ने बी पे बिल ड्रा कर दिया 1 लाख रुपए का, और बी ने जाके उसको डिस्काउंट करवा लिया, ए ने बल्कि ए ने जाकर डिस्काउंट करवा लिया, बाद में दोनों ने 50-50 हज़ार रुपये आपस में बांट लिए। और जब बिल के पैसे आएंगे जब मेन उसकी डेट आएगी तो दोनों पैसे वापस कर देंगे, ऐसे ये होगा जी अकोमोडेशन बिल। द मेन पर्पज ऑफ सच बिल इज टू हेल्प वन पार्टी और बोथ दी पार्टी फाइनेंशियली। इसका मेन मकसद ये है कि दोनों पार्टी को या एक पार्टी को फायदा देना पैसे के हिसाब से। उसके बाद है जी फॉरेन बिल क्या होता है, फॉरेन बिल आर ड्रॉन इन वन कंट्री एंड एक्सेप्टेड एंड पेएबल इन अदर कंट्री। फॉरेन ये जो बिल होता है एक मुल्क में बनता है लेकिन पेमेंट इसके दूसरे मुल्क में हो ये होता है। मेच्योरिटी क्या है, मेच्योरिटी इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल एट विच द अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव्ड और पेड। कहता जी ये मेच्योरिटी जो है ये बिल की डेट है, जब बिल की जो डेट मेच्योर हो जाती है। उसके बाद डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं, 3 एडिशनल डेज विच आर अलाउड टू ड्राई फॉर द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। इनके अगर मेच्योरिटी हो जाए बिल की, मतलब कि 3 महीने का बिल था, 3 महीने बिल को पूरे हो गए, उसके बाद फिर 1 2 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं बिल की पेमेंट करने के लिए, वो ग्रेस डेज होते हैं। उसके बाद ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डेट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ डेट बिल। यानी कि ये जो बिल है ना इसके बड़े फ़ायदे हैं, आप इसको डिस्काउंट भी करवा सकते हैं, या फिर आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप उसको कहते हैं जी मेरे पास पैसे नहीं है, वो आपका एतबार नहीं कर रहा, वो कहते हैं जी मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, ये बिल आप ले जाएं। जब बिल की डेट मैच्योर होगी आप जाके बैंक से पैसे ले लीजिएगा, या उस बंदे से जाके पैसे लीजिएगा जिसका ये नाम का ये बिल है। तो ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को बिल दे देता है। डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, a bill of exchange is said to be dishonored when its acceptor refuses to pay the amount of the bill to the holder of bill on its maturity। कहता जी ये ऐसा केस है जिसके अंदर जो जिसके नाम का जो बिल होता है ना वो बिल के जो होल्डर है उसको पैसे देने से इनकार कर दे जब उसकी डेट पूरी हो जाती है, तो इसको डिसऑनर ऑफ बिल कहा जाता है। नोटिंग चार्जेस क्या है, a small fee which the notary public receive from the holder of bill in case of dishonor of bill is known as noting charges। जब वो बिल के पैसे नहीं मिलते तो जो मालिक होता है बिल का वो केस कर देता है उसके ऊपर, केस करने के ऊपर जो हट जाता है वो नोटिंग चार्जेस होते हैं। ठीक है जी, तो वो नोटरी पब्लिक लेता है जो केस करवा रहा था उससे, लेकिन बाद में ये जब वो केस जीत जाता है तो फिर ये पैसे उसी से लिए जाते हैं ड्राई से ही, जिसने पेमेंट नहीं दी होती। उसके बाद ये रिबेट पे आ रही है, रिबेट इज द कंसेशन इन द अमाउंट ऑफ बिल पेड विच इज गिवन बाय ड्रा टू ड्राई। रिबेट ऐसे पैसे हैं जो ड्राई को डिस्काउंट देता है, कंसेशन देता है।
ये उस सूरत में दी जाती है कि अगर वो 3 महीने का बिल है तो वो 1 महीने बाद ही पैसे दे दे, तो वो रिबेट उसको थोड़े पैसे कम कर देता है। कैश बुक और कैश जर्नल क्या होती है? A book in which all the transaction in which cash is involved or recorded is called cash book और कैश जर्नल, जिसके अंदर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद स्पेशल जर्नल क्या है? बाय स्पेशल जर्नल वी मीन अ जर्नल इन विच ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ सर्टेन स्पेशल ग्रुप और रिकॉर्डेड। इसमें यह होता है कि स्पेशल ग्रुप के रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, उसको स्पेशल जर्नल कहा जाता है। स्पेशल जर्नल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 8 जर्नल। स्पेशल जर्नल को आगे 8 जर्नल में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये कैश जर्नल हो गया, फिर सेल्स जर्नल हो गया, उसके बाद परचेज जर्नल हो गया। इस तरह ये इनके ये खास जो जर्नल है ना, उनके नाम है ये। उसके बाद जनरल क्या होता है जी? द ट्रांजैक्शन विच डू नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल में नहीं आती, उसको क्या कहा जाता है जी? जनरल कहा जाता है। और रिकॉर्डिंग दिस जनरल, जैसे परचेज ऑफ एन एसेट और क्रेडिट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट वगैरह, ये जो है क्या होगा जी? आपका जनरल हो जाएगा। करंट अकाउंट क्या है? इन करंट अकाउंट अ कस्टमर इज अलाउड टू डिपॉजिट और विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। करंट अकाउंट में क्या होता है जी? कस्टमर अपनी मर्जी से पैसे जमा करवा सकता है और निकलवा भी सकता है। जीरो भी बैलेंस हो जाएगा फिर भी इसका चल जाएगा, तो ये करंट अकाउंट होता है। जनरली बैंक अलाउड नो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता। फिक्स अकाउंट क्या है जी? इन फिक्स अकाउंट द अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम बैंक आफ्टर फिक्स डिटरमाइनेबल पीरियड ऑफ टाइम। द बैंक लो इंटरेस्ट ऑन फिक्स अकाउंट। ये फिक्स अकाउंट क्या होता है जी? एक आप खास अरसे के बाद सिर्फ बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, या फिर आपने अगर पैसे निकलवाने हैं तो आपने पहले बैंक को बताना है थोड़ा, क्योंकि ये पैसे ज़्यादा होते हैं। फिक्स अकाउंट में लोग अपनी वैल्यू अपनी जो पैसे हैं वो फिक्स करवा देते हैं, उनको फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाता है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? अमाउंट विच अ बैंक अलाउड टू अ कस्टमर टू विट इन एक्सेस ऑफ हिज डिपॉजिटेड डिपॉजिट्स फॉर द सेक ऑफ डिपॉजिट्स गुडविल इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये वो पैसे होते हैं जो बैंक जो है ना अपने कस्टमर को उसके असल पैसों से ज़ायद दे देता है। एक बंदे को 10 लाख की ज़रूरत है, उसके अकाउंट में 8 लाख हैं, तो बैंक से रिक्वेस्ट करता है जी वो हमें दे दें जी, 10 लाख दे दें, हम आपको वापस कर देंगे। तो वो जो पैसे बैंक उनको उसकी गुडविल के एवज देता है ना कि ये बंदा अच्छा है, तो इसको दे देते हैं पैसे, तो वो पैसे दे देता है, 2 लाख एक्स्ट्रा दे देता है बगैर किसी जमानत के, तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। उसमें यह है कि जब वो वापस करेगा तो उसको बस इंटरेस्ट जरूर देगा वो। अगर 1 महीने के लिए उसने पैसे यूज़ किए हैं तो फिर 1 महीने का इंटरेस्ट देगा वो। वाउचर क्या है? एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। कोई भी ट्रांजैक्शन जब होती है उसका रिटर्न सबूत बनाया जाता है, उस सबूत को वाउचर कहा जाता है। और सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसका वाउचर तैयार होता है। वाउचर आपने तैयार ही नहीं किया होगा अभी तक। आगे जी बैंक पासबुक क्या है? पासबुक इज अ कॉपी ऑफ द डिपॉजिटर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। कहता है जी बैंक के लेजर में जो कोई भी कस्टमर है ना उसका जो अकाउंट होता है ना वो पासबुक होती है। हमारे पास कैश बुक तैयार होती है, बैंक के पास पासबुक तैयार होती है। विच इज़ प्रोवाइडेड टू द डिपॉजिटर, जो कि डिपॉजिटर को दी जाती है, जो उसमें जिसने पैसे जमा करवाए होते हैं। दिस बुक इज प्रिपेयर बाय बैंक बट केप्ट विद द डिपॉजिटर। ये जो बुक है ये बैंक तैयार करता है लेकिन रहती किसके पास है? डिपॉजिटर के पास रहती है। पेन स्लिप क्या है? पेन स्लिप इज यूज टू डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक। बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए यूज होती है। उसके बाद आ जाएगी कंट्रा एंट्री। An entry in which cash account and bank account are involved and it is recorded on the both side of cash book. Cash book is called contra entry. कहते हैं ये एक ऐसी एंट्री है जो दोनों साइड पर रिकॉर्ड होती है कैश बुक के, डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी। ठीक है, तो इसको कंट्रा एंट्री कहा जाता है। वैसे कैश बुक में एक ही अकाउंट रिकॉर्ड होता है, लेकिन कंट्रा एंट्री की सूरत में दोनों तरफ हो जाता है, डेबिट साइड पे भी हो जाता है, क्रेडिट साइड पे भी हो जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है जी? इफ देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी राइदर बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड द डेट ऑफ पासबुक। कहते जी अगर कैश बुक और पासबुक में से किसी दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस आ जाए, इनके कोई तजाद आ जाए, दोनों का बैलेंस बराबर ना आ रहा हो, द डिपॉजिटर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज एंड टू रिकंसाइल द टू बैलेंसेस।
फिर जो डिपॉजिटर होता है ना, वो एक स्टेटमेंट बनाता है जिसके अंदर वो तजाद ढूंढता है, उसको दुरुस्त करता है अपनी बुक को। दिस स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो वो दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती है स्टेटमेंट, उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। बैलेंस शीट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी की स्टेटमेंट है ये। विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द पार्टिकुलर डेट, जो कि मुतलका डेट पर कारोबार की जो हालत है फाइनेंशियल वो बताता है। इट इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, ये इसको ये भी कहा जाता है, लेकिन आपने उतना ही ऊपर वाला ही कर लें, वही बड़ा है। नेक्स्ट आ रहे हैं जी फिक्स्ड अकाउंट, कौन से होते हैं? फिक्स एसेट, बल्कि एसेट विच हैव लॉन्ग लाइफ एंड विच आर बॉट फॉर यूज इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये वो चीज़ें हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है और कारोबार में लंबे अरसे के लिए लाए जाते हैं। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल बड़े अहम हैं दोनों ही। एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन, टच और फेल्ट और टेंजिबल एसेट्स। कहता है जिसका एक जो उसकी तभी हालत होती है, जिस जिनके फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मौजूद होते हैं मादी हालत में, और उसको देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जाता है, उसको टच किया जा सकता है, ये टेंजिबल एसेट होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट बी सीन, जिनका कोई भी, जिनके ज़ाहरी हालत नहीं होती है, ना इनको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, ना इनको फील किया जाता है, और कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। जैसे गुडविल, नाम मशहूर हो गया, देखा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता इसको। पेटेंट राइट्स हैं, और उसके बाद ट्रेड मार्क है, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन इसको आप देख नहीं सकते, ना ही इसको महसूस कर सकते, ना ही इसको टच कर सकते हैं। मार्शलिंग, an arrangement in which assets and liabilities are shown in the balance sheet is called मार्शलिंग। क्योंकि जो तरतीब जिसके मुताबिक एसेट लाइबिलिटी को अलग अलग किया जाता है, उसको मार्शलिंग कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जी? एन एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहता थी ऐसा अच्छा जिसके बदले आपको कोई एसेट मिल जाए या कुछ जिसका फायदा आपको लंबे अरसे के लिए हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और आप उससे पैसे भी कमा रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन डे टू डे conduct and administration of a business and the effect of which is completely exhausted with the current accounting year are known as revenue expenditure। कहते हैं जी ये आपके डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, और इसको आप, जिनके आपके ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, जब आप इसको यूज़ कर लेते हैं ना, एक दफ़ा कर लेते हैं, फिर आपको इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच आर नॉट कन्फाइंड टू अ वन अकाउंटिंग ईयर, जिसका एक साल के लिए फ़ायदा ना हो। दे एक्सटेंड टू द फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर, और आइंदा आने वाले सालों के लिए इसका फ़ायदा होता रहे। आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे हैं जो आपका एक दफ़ा हो जाता है, लेकिन लाइफ टाइम आपको इसका फ़ायदा रहता है। जैसे कंपनी का नाम रजिस्टर करवा लिया, उसके पे जो खर्चा आएगा वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो इसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट आ रही थी 81 वाली डेफिनेशन है, और फिर तीन रह गई हैं। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? एन एरर इन विच अ ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड ओमिटेड, यानी कि आप भूल जाते हैं। फ्रॉम हैव बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द सेल्स जर्नल, किसी भी बुक में कह लें, लाजमी नहीं सेल ही हो, किसी भी बुक में आप कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल दें, जिसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। The original book of account is known as error of omission, goods sold to scale। इस तरह यानी कि आपने सेल्स जर्नल में बुक रिकॉर्ड करनी, आप एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। एरर ऑफ कमीशन क्या है? एन एरर इन विच अ ट्रांजैक्शन instead of being recorded in the right account has been recorded in a wrong account of same class। कहता जी किसी दुरुस्त अकाउंट में रिकॉर्ड करने की बजाय सेम उसी तरह का अकाउंट होता है, लेकिन उसमें आप रिकॉर्ड कर देते हैं गलत अकाउंट में। इज नोन एन एरर ऑफ कमीशन, सेल ऑफ गुड टू आमिर रोंगली डेबिट टू अनवर। देखें सेल की एंट्री सही रिकॉर्ड की है, लेकिन वो किसी और बंदे के नाम पे कर दी है। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट इन इज एन अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है इन विच दोज ट्रांजेक्शन आर एंटर विच कैन नॉट बी प्लेस्ड देयर प्रॉपर अकाउंट।
इसमें ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो अपने एक प्रॉपर अकाउंट में ना नहीं जा सकती। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई जी डेफिनेशंस। 83 डेफिनेशन है, एक का नंबर नहीं लगा, 84 होगी टोटल। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।